हेलो दोस्तों, आज हम फिर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो पहली जो क्लास चलाई थी, जिस क्लास में मैंने पढ़ाया था रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ाया था। इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सारे नंबर्स के बारे में हमने पढ़ाया था। इस वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को भी लगाएंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये मेरी क्लास नंबर कितनी है? शायद 5वीं है। ठीक है। उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन आप लोग बस केवल अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 1.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है। एक पाइथागोरस थ्योरम आती है जो क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे ज़्यादा सिंपल यही है पाइथागोरस थ्योरम। एक बार कंसेप्ट समझ लो। इसके अलावा पहली बात तो आप लोग ये पहले ही से पढ़ चुके होगे क्लास 8th में, तब भी हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके पास एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो। एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, जिसका मतलब होता है कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। अच्छा, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। ये जो नीचे है इसको बोलते हैं बेस। ये जो यहाँ इसके सामने है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक। हिंदी में अगर हम आपको जानकारी दे दें तो परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार और हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं कर्ण। पाइथागोरस सर ने क्या बताया था? ये जो पॉइंट इनके नाम भी रख दिए। एक कॉर्नर का नाम ए, दूसरे कॉर्नर का नाम बी, तीसरे कॉर्नर का नाम सी। सर ने एक थ्योरी दी थी पाइथागोरस सर ने, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ये किसके बराबर होता है? ये इसका जो वर्ग होता है, यानी कि इसका स्क्वायर। अब हम इनका नाम लिखे दे रहे हैं AC। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कहने को अगर हम बोलें हाइपोटेन्यूस का H का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का H का स्क्वायर और AB का यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर P स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला निकल के आया था, ये जो फॉर्मूला पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 8th में, ये उस फॉर्मूला को इंडिकेट करता है जो किसने बताया है? जो आपको पाइथागोरस सर ने बताया है। ठीक है। इसी के बेस पे एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोग √2 को नंबर लाइन पे शो करते हैं, √5 को नंबर लाइन पे शो करेंगे, √7 को नंबर लाइन पे शो करेंगे, √8। अब रूट से याद आई, रूट के बारे में थोड़ा सा मैं अपने तरफ से एक्स्ट्रा करके थोड़ा समझाऊंगा। अच्छा, रूट होता क्या है? रूट एक किस्म की वो चीज़ है, जैसे कोई मान के चलो यहाँ लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर। ठीक। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 होता है। ठीक। और जब इस स्क्वायर को हम हटाते हैं, तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। 4 के ऊपर क्या आ जाएगा? रूट। इन दोनों में यूनिक डिफरेंस क्या है कि यदि अगर 2 का स्क्वायर पूछा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन यहाँ पे
वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पे क्या होती कि यहाँ पे अगर लिखा है रूट के अंदर 4 तो यहाँ पे वैल्यू बन जाती हैं 2। एक बनेगी वैल्यू कौन सी, एक बनेगी वैल्यू पॉजिटिव की, एक वैल्यू किसकी बनेगी, एक वैल्यू बनेगी नेगेटिव की। यानी कि रूट 4 के आंसर जो आएंगे वो 2 में आएंगे। रूट 4 यानी कि 2 का स्क्वायर होता है तो रूट के अंदर लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 2 से स्क्वायर से और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एक +2 आएगी और एक -2 आएगी। ये 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं इस रूट के केस में। रूट का खुद का मान होता है और रूट हमेशा क्या कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। रूट इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन रूट को अगर इर्रेशनल नंबर कहोगे तो सर ये बता दो √2/1 लिख दिया तो क्या ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है √2। समझ में आया? तो अब हम इनके बारे में समझेंगे और समझने के बाद थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 पे इतना जो कुछ समझाया ये आप लोगों को समझ में आया हो तो बताएं। और अपने नोटबुक में ये कंसेप्ट उतारते चले जाना। एक कंसेप्ट और लिखूंगा मैं अभी। जैसे लिखा √2 √3 √4 √5 √6 √7 ये हमने इतने सारे रूट लिख दिए। इनकी खुद की कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे √2 की वैल्यू होगी 1.414, √3 की वैल्यू होगी 1.7312, √4 की वैल्यू होती है √41.4144। इस तरीके से इन सब की कोई ना कोई वैल्यू होती है। लेकिन √2 आया कहाँ से, ये बेटा आया किससे, वो हमें पाइथागोरस थ्योरम से आया। पाइथागोरस थ्योरम अभी जस्ट बताई कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और उस 90 डिग्री पे हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके हम पता लगा लेते हैं कि कितने का क्या रूट है क्या नहीं है। अब इन्हीं रूटों को हम नंबर लाइन में शो करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे ज़रा देखना। कोई एक नंबर लाइन बनाई हमने, ठीक है। नंबर लाइन बनाने के बाद हमने यहाँ लिखा 0, 0 के बाद यहाँ लिखा हमने 1, यहाँ लिखा 2। इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी आई वो हमारी कितनी आई, 2 दूरी आई। बेस कितना आया 2। और यहाँ से हम कितना चले, केवल और केवल 1 चले। कितना चले 1। यानी ये जो हमारी दूरी थी ये हमारी दूरी कितनी हो गई, 2 दूरी हो गई। और ये जो दूरी हो गई ये कितनी हो गई, 1 दूरी हो गई। अब हमें ये निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। बाई पाइथागोरस थ्योरम चलेगा। यदि हम इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें तो हम पाइथागोरस थ्योरम के तहत चलेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या समझा था, हम लोगों ने समझा था कि ये जो बीच की बड़ी चीज़ होती है इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। तो यानी कि OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर कितना है निकालना है और BC का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1 होता है। AB यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, AB का स्क्वायर कितना हो गया 2। अब OC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक, तो OC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। और OC का स्क्वायर, OC बराबर कितना आ गया, रूट के अंदर 5 आ गया। तो रूट जो 5 आया वो कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई √5। ये जो हमने √5 है इस √5 को हमने फाइंड कर लिया। अब √5 से पहले आता है √4, नहीं आता। जब √5 से पहले √4 आता है तो √4 किसकी वैल्यू होती है 2 की वैल्यू होती है।
तो 2 के आसपास ही कहीं √5 की वैल्यू होगी, यानी 2 के बाद जो 3 आएगा यहाँ पे इसके नज़दीक ही कहीं ना कहीं यहीं किसी ना किसी पॉइंट पे √5 की वैल्यू होगी। तो इतना हम लोग आर्क से, देखो यहाँ पे कंपास और आर्क का यूज़ होता है। यहाँ से हम 2 पॉइंट वाला एक इस तरीके से आता है जिसको हम लोग पॉइंटर भी बोलते हैं, पॉइंटर से भी कर सकते हो आप, और एक कंपास आता है, कंपास से भी कर सकते हो, प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। इसको इस तरीके से लेकर यहाँ पे आपको एक क्या लगाना है, चाप। ठीक, इतनी दूरी लेकर आपको एक लगाना है यहाँ पे चाप, और चाप यहाँ से यहाँ तक खींचना है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो √5 की वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वो कितनी होगी, √5 क्या वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी, √5 की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो चीज़ समझ में आई है तो क्यों नहीं आई? ये चीज़ में अगर कहीं दिक्कत आ रही हो, चलो हम एक बार और समझाते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर। अब हम मान के चलो यहाँ पे कोई एक नंबर लाइन फिर से दोबारा ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन हमने यहाँ पे फिर दोबारा ड्रॉ कर दी। ठीक, नंबर लाइन में हमने कहाँ से कहाँ तक केवल पॉइंट लेंगे, हम 0 और 1 पॉइंट लेंगे। यहाँ पे ले लिया 0 और यहाँ पे ले लिया 1। ठीक, 0 से लेके 1 तक पहुँचे तो बेस हमारा कितना निकला बेटा, बेस हमारा निकला 1, और 1 के ऊपर यहाँ से यहाँ तक जाने पर ये भी हमने कितना ले लिया, ये भी हमने बेटा कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब हमने 0 से लेके यहाँ पे पॉइंट खींच दिया, यानी यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो पाइथागोरस थ्योरम के तहत हमें इनका नाम भी रखना पड़ेगा। ये जो 1 है, तो ये जो 1 है यहाँ लिखना पड़ेगा ABC। पाइथागोरस थ्योरम के तहत अगर हम चलेंगे तो हम अपनी वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे अच्छे से। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, क्या कहती है कि ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और प्लस OC का स्क्वायर, यहाँ C रख AC का स्क्वायर। ठीक, AB का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, BC का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, प्लस AC का स्क्वायर कितना है, A और C का स्क्वायर भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1 प्लस 1, यानी AB का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2, और AB बराबर कितना आ गया, रूट के अंदर 2, यानी कि AB हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा जी, आ गई वैल्यू हमारी √2 आ गई। यानी हमने क्या देखा कि अब हमने इस वाले केस में √2 को फाइंड कर लिया, √2 को फाइंड अच्छे से कर दिया। ये जो हमने √2 को फाइंड किया है वो किस और किसके बीच फाइंड किया, 0 और 1 के बीच हमको ये प्राप्त हो गया। अब हमें पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। इस √2 की वैल्यू जो होती है लिख लेना कहीं, वो होती है 1.414, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यानी 1 के बाद कुछ वैल्यू पर होगा। तो यहाँ पे हम इसको चाप लेंगे और चाप से हम इस तरीके से लाइन खींच देंगे, यहाँ पॉइंट लेकर इस तरीके से लाइन खींच देंगे, तो यहाँ से ऐसी लाइन खींचेगी तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी √2 की। समझ में नहीं आया? अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो हम तो समझाने के लिए इतने एग्जांपल लिए ही हैं, अभी 2-4 एग्जांपल और समझाएंगे जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए। अब देखेंगे √3, तो √3 किस तरीके से निकालेंगे। √3 पाइथागोरस थ्योरम में कहीं से तो √3 आएगा नहीं, क्योंकि √3 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता। तो √3 को किस तरीके से फाइंड करेंगे, √3 को बाय द बेसिस ऑफ द नंबर लाइन पे हम इस तरीके से खींची थी लाइन, इसी पे हम कर सकते थे फाइंड, हमने रेज कर दिया, सॉरी। देखो हम फिर से बताएं, ड्रॉ करके अगर हमने कोई एक नंबर लाइन खींची बेटा, ठीक, नंबर लाइन खींची और नंबर लाइन में हमने पॉइंट रखे कितने, 3 पॉइंट लिख लिए इस बार, यहाँ लिख लिया 0, यहाँ लिख लिया 1, यहाँ लिख लिया 2, ठीक है। और 1 पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी 1 पे हमने ये लाइन डाल दी। 0 से लेके 1 के बीच हमारी 1 पॉइंट की लाइन है और 1 पे हमारी 1 पॉइंट की लाइन है, ठीक। 0 से जब हमने फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिला था कितना, √2। अब यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर का हमने यहाँ जो लाइन खींची थी वही हम इसके तिरछे में खींचेंगे, यानी 90 डिग्री में खींचेंगे। ये जो 90 डिग्री बनी थी
इसी 90 डिग्री में हम यहाँ से और इस तरीके से 90 डिग्री बनाएंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तब ये 0 से अगर हम इसको नापेंगे तो ये √3 निकल के आ जाएगा। और फिर बाद में जब ये √3 निकल के आ जाएगा तो यहीं से अगर हम आर्क ले लेंगे तो आर्क लेने पर हमारा ये कुछ इस तरीके से आएगा, यानी यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो √3 की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी। ठीक है, नहीं आया समझ में? अगर हमें √7 की वैल्यू निकालनी है तो √7 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, ज़रा सोच के बताओ। √7 की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? चलो आप लोग एक काम करना, जिस तरीके से √2 की वैल्यू फाइंड की है, √5 की वैल्यू फाइंड की है, √4 की वैल्यू फाइंड कर दी, √3 की वैल्यू फाइंड कर दी, उसी तरीके से √6 की वैल्यू भी फाइंड होनी है और √7 की वैल्यू भी फाइंड होनी है। √6 और 7 में कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा बाइसेक्ट और उसका ही डिफरेंस आएगा। और हमारे हिसाब से यही किस्म के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 1.2 में सामने बुक रखी है, मैं पढ़ूँगा, आपको बताऊँगा, एक एक सवाल मैं बताऊँगा आप लोगों को। आप परेशान ना हो, आप सवाल को देखो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। पहला सवाल आपका ये है 1.2 का कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही बात है कि गलत बात है? बहुत सिंपल सवाल पूछ लिया। एक्सरसाइज 1.2 1.2 का जो पहला सवाल है वो पहला सवाल ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्याएं होती हैं कि नहीं होती? बहुत सिंपल सवाल है बेटा, बहुत। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं, ये आज बाद में लगता ब्लैक मार्कर चल नहीं रहा। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती हैं कि नहीं? प्रत्येक ये बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये अभी यहाँ से यहाँ तक का कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, इसलिए मैं अभी उसी को चेक करने गया था। मेरे पास अभी कैमरा तो है नहीं, मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। बस आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट क्या लाइक भी करें, सब कुछ करें। जो चीज़ ज़रूर हो सकता है ज़रूरत, वो सारी चीज़ें करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। चीज़ें समझ में आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक मत करना, क्योंकि इससे हम लोगों का उत्साह भी कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला सवाल है उसको मैं बड़ी आवाज़ से पढ़ूँगा कि आप लोग सुन सकें और समझ सकें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती हैं। इस सवाल का जवाब क्या होगा? हमने चैप्टर में कितना कुछ नहीं पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। हमने चैप्टर में हर चीज़ पढ़ी। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, उस ग्राफ को देखने का प्रयास करना कि इस नंबर लाइन में हमने नंबर एक बार मैं रिवाइज़न और अच्छे से करा देता हूँ, फिर सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे कि जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था जैसे मान के चलो ये नंबर लाइन है, नंबर को हमने इंटीजर में बांटा, बीच में 0 एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, ये इंटीजर में बांट दिया, ठीक। फिर बाद में ये नंबर ऑन द बेसिस ऑफ हिज नेचर एक इवन हो गया और एक
ऑड हो गया। इसी नंबर को हमने दो भागों में और बांटा था, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। यही नंबर को हमने तीन भागों में और बांटा था। पहला जो बांटा था हम लोगों ने वो क्या था, प्राइम नंबर। दूसरा था हमारा कंपोजिट नंबर। तीसरा था हमारा को प्राइम नंबर। चौथा था हमारा ट्विन प्राइम नंबर। इस तरीके से हम लोगों ने नंबरों को डिवीज़न किया था। अब लेकिन नंबर को हमने कितने भागों में बांटेंगे वो देख लो। ये नंबर को हमने अगर देखा जाए तो हम तीन भागों में और बांट सकते हैं, लेकिन दो ही भाग समझो आप। तो एक तो रियल नंबर होता, एक होता इमेजिनरी नंबर। ठीक बीच का होता उसको बोलते कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर बोलते, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैं डिवीज़न समझा रहा हूँ जिससे आप लोग सवाल का आंसर समझ सकें। यानी नंबर को इतना गहनता से पढ़ा हम लोगों ने कि हम लोगों ने नंबर की हर एक क्वालिटी की समझी इसी चैनल से। पहला चैप्टर था हम लोगों का नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पहला इंटीजर कवर किया। इंटीजर ऑन द बेसिस डिवाइडेड बिटवीन थ्री पार्ट्स, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड आल्सो जीरो। जीरो नाइदर नेगेटिव nor positive, and also we can say second case number system also divided between two parts, even and odd on the basis is nature. Any number which was divided by 2 then it is your even. then अगर वो वाले नंबर की बात करें जिस वाले नंबर में हम 2 से डिवाइड ना दे पाएँ, so it is your odd number. And also the third case is that number divided between two parts, rational number, irrational number. ठीक, rational number in what? Rational number is what? What is the rational number? Rational number is the part of a number system, and it says that any number which looks like a P upon Q form, both are P and Q are also integer. यानी P और Q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। Q does not equal to 0, so it is your rational number। ठीक, अब इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इर्रेशनल नंबर में कोई केस ही नहीं बनता। इर्रेशनल नंबर में कोई ऐसी कोई थ्योरी ही नहीं है। वो है जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख पाएँ और Q उनका जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर हो सकता है, तो वो इर्रेशनल नंबर में आ जाएगा। अब हम जीरो की बात करेंगे तो जीरो अगर कोई रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर दोनों में से कोई पूछे, कोई क्वेश्चन पूछे, आपकी NCERT बुक में भी है कि व्हाट इज़ द जीरो, मतलब जो जीरो है वो किस श्रेणी में आएगा, रैशनल नंबर की श्रेणी में आएगा कि इर्रेशनल नंबर की श्रेणी में आएगा, तो आपका जवाब होगा कि वो रैशनल नंबर की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो वो हमारा रैशनल नंबर ही होगा। तो ये हमने कवर किया। कवर करने के बाद इसको मतलब कवर करने के बाद तीनों केसों के बाद अब ये नया केस आया, ये हम लोगों ने कवर नहीं किया था, तो आज मैं थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ थ्योरिकल। उसमें कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए। जब आप क्लास आगे की ओर बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर पढ़ लेंगे और रियल नंबर पढ़ लेंगे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में। 11th में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसी में सब चीज़ें हैं जिसमें a + आयोटा b बराबर है, यानी a जो पोर्शन होता है वो रियल नंबर का होता है और आयोटा और इंटू b जो है वो इमेजिनरी नंबर का पोर्शन होता है। इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। या अगर हम ऐसा कहें कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यदि एक नंबर बन जाए तो उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। रियल नंबर जितने भी होते हैं सारे प्रेजेंट किस पे होते, हमारे नंबर लाइन पे शो होते, यानी कि जितनी भी नंबर लाइन पे नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इमेजिनरी? इमेजिनरी नंबर समझना कि इमेजिनरी नंबर किन्हें कहते। रियल नंबर वो होते जितने भी हमारे नंबर लाइन पे शो होते, यानी नेचुरल नंबर भी वही होंगे रियल, होल नंबर भी रियल, रैशनल, इर्रेशनल, एवरी टाइप ऑफ नंबर इज अ रियल नंबर। एक बात समझ ली कि नहीं समझ ली? यही सवाल मैं पूछा था कि प्रत्येक
अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं, और प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर जो अवेलेबल था नंबर सिस्टम में, तो जाहिर सी बात है पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जितने भी टाइप के नंबर हो, नेचुरल हो नंबर हो, होल नंबर हो, और तुम्हारे इवन नंबर, ऑड नंबर, कुछ भी हो, नेगेटिव तक क्यों ना हो, वो सारे नंबर कैसे होंगे, रियल नंबर में आएंगे। जब रियल नंबर में आएंगे तो पहले सवाल का जवाब यस, इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बस बात खत्म, पहले सवाल का नंबर में। अच्छा, क्या आप कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इमेजिनरी नंबर क्या होते? इमेजिनरी नंबर जिस तरीके से देखना, आप अभी हमने कहा कि नंबर को इंटीजर के बेस पे दो भागों में बांटा था, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, बोथ आर रियल। लेकिन अगर हम लिख दें 2 का, यहाँ से समझना बेटा, बात बहुत बढ़िया है, अच्छा है सवाल। यहाँ से कंसेप्ट पकड़ने को कहा, यानी 2 का स्क्वायर हमने लिख दिया 4, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो 4 रूट के अंदर लिखा जाएगा वो 2 होगा, इतनी सी बात, ठीक है। इसके बाद ये तो दोनों रियल हो गए, ये दोनों रियल हो गए, लेकिन यहीं हम रूट के अंदर कोई एक ऐसा नंबर लिख दें, रूट के अंदर कोई एक ऐसा, मान के चलो कोई हम 3 लिख दें, कोई एक ऐसा नंबर लिख दें जिसके आगे माइनस लगा दें, जिसके आगे हम माइनस लगा दें, तो उसको लिखते हैं 3 आयोटा। बात आई समझ में? उसको हम लिखते हैं 3 आयोटा, यानी आयोटा की वैल्यू, जैसे हमने रूट के अंदर -1 लिखा, तो रूट के अंदर जो -1 है बेटा, उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं। यही है पूरी फसाद की जड़, इसी को हम आई फॉर इमेजिनरी यानी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसी का नाम रख दिया आयोटा। अब इस 3 आयोटा को हम, ये जो नंबर आया ये कौन सा नंबर आ जाएगा? इमेजिनरी, क्योंकि ये वो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, वो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, जो नंबर डिनोट करे नेगेटिव पार्ट को, वो हमेशा कहलाता है इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके आगे माइनस लगा हो, यानी उस रूट के अंदर माइनस लगा हो। यदि यहाँ पे √4 लगाए और √4 के बाहर हमने माइनस लगा दिया, तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, किसी भी कीमत में नहीं होगा। √4 के अंदर लगा होना चाहिए, तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर में हम गिनेंगे। अब √4 के बाहर अगर है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर में नहीं गिनेंगे। तो नंबर को हमने और 3 पार्ट में बांट दिया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी पूछे बता पॉजिटिव इंटीजर रियल नंबर है? यस सर है। नेगेटिव इंटीजर नंबर रियल नंबर है? यस सर है। रैशनल नंबर रियल नंबर है? हाँ है। इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है? हाँ है। नेचुरल नंबर रियल नंबर है? हाँ है। होल नंबर रियल नंबर है? वो भी है। ऑड नंबर रियल नंबर है। किसी भी टाइप के कोई भी नंबर पूछे, ऑल आर रियल नंबर। बट इमेजिनरी नंबर की एक अलग कहानी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक अलग कहानी, उनको बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, आगे वाली क्लासेस में। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सरल रेखा के प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, यहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। यानी सरल रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है ना, वो ये कहता है। सेकंड सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थ्योरी का सवाल है, थ्योरी वाला सवाल है, बेहतरीन सवाल है बल्कि सेकंड वाला तो। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है? एनसीईआरटी पढ़ने से समझ और बढ़ती है। जब समझ बढ़ती है तभी समझ में आता है किस तरीके से हम सवाल को हैंडल कर पाएँ। सेकंड सवाल कहता है, यदि कोई हमारे पास सरल रेखा है तो वो सरल रेखा पे प्रत्येक नंबर √m की तरह होगा, √m की तरह का होगा कि नहीं होगा? यहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। इतनी बड़ी बात की सवाल तो है और अच्छा खासा सवाल है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई ये तो बात असत्य होगी साफ साफ पहली लाइन पढ़ने पर। वो ये कहता है कि कोई भी नंबर लाइन है, तो मार्कर नहीं चल रहा है आज, मान के चलो कोई भी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे प्रत्येक नंबर
प्रत्येक नंबर, जैसे 1 लिखा वो भी रूट में होगा, 2 भी लिखा वो भी रूट में होगा, 3 लिखा वो भी रूट में होगा, 4 लिखा वो भी रूट में होगा। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। इनके मानों के बराबर नंबर मिल जाएंगे, लेकिन रूट के फॉर्म में नंबर नहीं रहते। वो कह रहा है कि रूट m की तरह से सारे नंबर दिखने चाहिए, यानी उनकी मानना है। इस सवाल का मतलब ये है कि वो सवाल ये पूछ रहा है कि क्या आप बताएंगे हाँ या ना में कि एक सरल रेखा में प्रत्येक नंबर इस तरीके से दिखेगा, दिखता है, दिखेगा नहीं सॉरी, दिखता है। यदि दिखता है तो ये जो m पोर्शन है वो नेचुरल नंबर है, तो ये सवाल हो जाएगा फॉल्स, यानी कि रूट m की तरह नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ नंबर ही रूट में दिख सकते हैं और नहीं दिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें 4 की तो 4 को हम रूट में दिखा देंगे, क्यों? रूट 2, और यहाँ पे हम दिखा देंगे रूट 2, क्योंकि रूट 2 हम सॉरी रूट 4 गलत बोल गया हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा है नंबर लाइन बना दी। अब नंबर लाइन की मिडिल पॉइंट पे तो 0 होता है। अब वो कहता है रूट है। मैंने क्या कहा? कुछ नंबर बता सकते हैं कि हाँ वो रूट में लिख सकते, लेकिन सब नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ लिख दिया रूट के अंदर 4 और यहाँ लिख दिया रूट के अंदर 4। भाई रूट के अंदर 4 लिखने का मतलब ये हुआ कि रूट 4 की वैल्यू होती है 2। अब रूट लगा तो वैल्यू पहले बता चुके, 2 वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये रूट 4 तो एग्जिस्ट कर गया इस नंबर लाइन पे, लेकिन यहीं हम कहें रूट 3 रूट के अंदर 2, तो वो फॉलो नहीं करेगा। तो ये सवाल का जवाब भी क्या रहेगा? फॉल्स। अगला सवाल देखेंगे, तसल्ली पूर्वक एक एक से समझेंगे। पहले का था ट्रू, दूसरे का था फॉल्स, तीसरा देखो। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी उन्होंने उल्टा सवाल पूछ दिया। ये पहले वाले सवाल का जस्ट अपोजिट पूछ दिया। पहले वाले सवाल में कहा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, जिसका जवाब हमारा था यस, ईच इर्रेशनल नंबर आल्सो वी से दैट रियल नंबर। लेकिन अब उसने क्या पूछा है कि जितनी भी प्रत्येक वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या हमेशा अपरिमेय संख्या होंगी? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब वास्तविक संख्या तो इवन नंबर भी हैं, ऑड नंबर भी हैं, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या रहेंगी क्या? अपरिमेय संख्या रहें ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात कहीं पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। तो इस सवाल का जवाब क्या हुआ? गलत। पहला सही था, दूसरा गलत था, तीसरा भी गलत। अब तीसरा सवाल, ये पहले क्वेश्चन के पार्ट थे। अगर हम दूसरा सवाल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या है। ये तो सवाल जो पूछा है इन्होंने सवाल, इस सवाल का जवाब देने से अच्छा है कि जो हमने थ्योरी पढ़ाई वो आप लोगों ने समझा ना हो। यही इसका जवाब है। यानी कि हमने जो कुछ भी पढ़ाया, और वो क्या पूछ रहा है समझना, वो ये पूछ रहा है कि जो वास्तविक संख्या हैं वो अपरिमेय संख्याएं अगर होती हैं, यदि नहीं होती तो कोई एक ऐसा उदाहरण दो जो वास्तविक संख्या का वर्गमूल करने पर उसकी जो संख्या निकले वो परिमेय संख्या में निकले, परिमेय संख्या में निकले। अब उदाहरण जैसे कि मान के चलो धनात्मक पूर्णांकों की संख्या हमेशा नहीं, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं। यदि नहीं होती हैं तो कृपया करके वह उदाहरण दीजिए जिसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल करने पर हमें संख्या परिमेय में प्राप्त हो, हमें संख्या परिमेय में प्राप्त हो। हर धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, लेकिन हर धनात्मक अपरिमेय संख्या का पूर्णांक वर्गमूल धनात्मक जरूर हो सकता है। जैसे समझो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल मान के चलो लिख दिया हमने रूट 4, वही सेम केस। अब जब रूट 4 का हम वर्गमूल कर रहे तो रूट 4 का वर्गमूल करने पर दो वैल्यू निकलती हैं +2 और -2, दोनों आर कैसे हैं? हमारे रैशनल है, दोनों हमारे रैशनल हैं। और दोनों हमारे रैशनल हो गए तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आपका डायरेक्ट आंसर इसी तरीके। अब देखो थ्योरी लिखवा नहीं रहा इसकी, हम दूसरे वाले सवाल की थ्योरी लिखवा नहीं रहा क्योंकि हमने इसको पहले ही आपको टॉपिक में पढ़ा चुका। आपको थ्योरी लिखना है किस तरीके से
कि भाई प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ए रैशनल नंबर, मतलब एवरी पॉजिटिव नंबर स्क्वायर इज नॉट irrational number, also it's have rational number। पॉजिटिव इंटीजर नंबरों का क्या स्क्वायर करने पर रैशनल नंबर नहीं मिलता। देखो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया, पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दें तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, ये जो हमारा रैशनल नंबर है। नहीं है समझ, ये अगर हमारा पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर वो भी उसमें है, रूट में है, रूट का हमें क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और जो हमारा अंदर की वैल्यू निकल के आई वो कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव उसको चाहिए था, और पॉजिटिव के साथ साथ उसको रैशनल भी चाहिए था, तो रैशनल नंबर है ये 4 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 30 कहता है कि √5 को नंबर लाइन में वही चीज़, अब उस चीज़ को अगर हम फिर लिखवाएं तो फिर ऐसे हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, लेकिन करवाएंगे। जैसे ये लिखा हमारे रूट के अंदर 5, ठीक, पहले हम खींचेंगे यहाँ पे 0, एक आइडिया दे रहा हूँ, जस्ट समझा चुका हूँ पहले ही से। 0 लिखा, 0 के बाद आया 1, 1 के बाद लिखा 2, ठीक है। 2 लिखने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे हम वो कितनी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई 2, और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे ले लेंगे वैल्यू कितनी 1, और फिर बाद में यहाँ पे हम डालेंगे पॉइंट, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, यानी यहाँ माना a, यहाँ मान लिया b बेटा, यहाँ मान लिया c, यानी कि ac का स्क्वायर हम करेंगे bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर करके, तो हमारा जो ac का स्क्वायर निकलेगा वो bc का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर, और प्लस ab का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर, तो यानी ac का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यानी ac का स्क्वायर बराबर आ गया 5, यानी ac बराबर आ गया कितना बेटा रूट के अंदर 5, ये हमारा क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया, ठीक, रूट के अंदर 5 आ गया, यानी ये वैल्यू हमारी √5 आ गई। तो यहाँ से ले लेंगे आर्क, यहाँ पे मारेंगे आर्क, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो √5 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही आपको करना है, लेकिन आपको यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, कंपास, प्रोटेक्टर और पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके हिसाब से आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाओगे, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। अच्छा, जो सवाल नंबर आखिरी है वो सवाल आप लोग अपने ही मन से लगाना है, उसको बताने का मैं संघर्ष नहीं करूँगा, क्योंकि उस सवाल को बताने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे हमें ये लगेगा कि हमने जो कुछ भी पढ़ाया, इसको पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे इस सवाल को ना लगा पाएँ, तो वो हम लोगों के लिए शर्म की बात होगी। और इस सवाल को समझने के लिए इस वीडियो को दोबारा रिप्लाई करके देख लेना, दोबारा रिप्लाई करके देख लेना, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को जो कंसेप्ट समझ में नहीं आए वो समझ में आएंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास अब इसकी होगी तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन किन का पढ़ेंगे, डेसिमल का कन्वर्जन पढ़ेंगे कि भाई डेसिमल नंबर को किस तरीके से बदलें, किसी भी नंबर को डेसिमल में किस तरीके से बदलें, या किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर में किस तरीके से बदलें, ये हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी। तो आइए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आगे बढ़ाने का हम लोगों के लिए सपोर्ट दीजिए, और मेहनत हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं आप लोग विश्वास मानिए कि इस मेहनत का जो भी फल मिलेगा अच्छा ही होगा, और आप लोग बस इस चैनल को ऐसे आगे बढ़ाते जाएं। अभी क्लास 9th है, फिर 10th आएगी, फिर 11th आएगी, फिर 12th आएगी, इस तरीके से हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, एक लेवल तक पहुँचेंगे। लेवल पर पहुँचने पर मैराथन पे मैराथन लगेगी। अभी देखना इन्हीं नंबर सिस्टम को किस तरीके से अपन लोग नवंबर दिसंबर में ख़त्म कर रहे होंगे, सीधा उड़ा रहे होंगे। एक नंबर सिस्टम की क्लास होगी, पूरा नंबर सिस्टम विद एक्सरसाइज प्रश्नावली 5 घंटे 4 घंटे में ख़त्म, इस तरीके से पढ़ रहे होंगे। चूँकि चैनल अभी इतना नहीं है पॉपुलर, 62-63 सब्सक्राइबर हैं मैंने देखे अभी, लेकिन ये है कि जितने भी हैं वो मैंने किसी से करवाए नहीं हैं और ना ही किसी के फ़ोन में पकड़ के किए हैं। वो जैसे भी हैं एकदम प्रोसेस में आए हैं, और इतना हुआ है कि नाम आने लगा है चैनल का गूगल पर डालने पर भी। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, और इसी बात को मैं लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। और मैथ के लिए
आप लोगों को जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट में डाल दें, और जो चीज़ कमी मिले मेरे वीडियो में, उस वीडियो में जो या कि सर यहाँ पे आपकी कमी थी, सर आप इस तरीके से पढ़ा रहे थे, इस पढ़ाने में आप और ये ऐड कर सकते हैं, या मैं कुछ फ़िलो में गलत पढ़ा गया हूँ, तो आप लोग उसको लिख दें कि सर आपने ये चीज़ गलत पढ़ाई है, कृपया इसको सुधारें या इस पर विचार करें। तो उससे हमें एक डायरेक्शन मिलेगी कि हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन में बच्चे बैठते हैं तो ऑफलाइन की ही आदत है, बच्चे टोक देते हैं कि सर आप इस तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। बच्चे पूछ देते सर यहाँ पे आपने सवाल का आंसर गलत लिख लिया। अब ऑनलाइन में पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, कोई किसी ने टोका नहीं, इसी वजह से। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हम लोगों के चैनल को बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद बेटा।